मनुष्य को सितारों के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रखना चाहिए। थियोडोर रूजवेल्ट का ये कथन अंतरिक्ष की हमारी महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच एक जरूरी संतुलन की याद दिलाता है, और आज की हमारी चर्चा इसी हकीकत की परतें खोलने वाली है। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। तारीख है 5 नवंबर 2025। पृथ्वी से कोई 400 किलोमीटर ऊपर 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री अपने घर लौटने की तैयारी में हैं। उनका स्पेस स्टेशन तियांगोंग खामोशी से तैर रहा है। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है। उनके वापसी कैप्सूल से कोई चीज टकराई है। अब देखिए, वो चीज पेंट के एक छोटे से टुकड़े जितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर वो एक गोली से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब उनका लौटना अनिश्चित काल के लिए टल गया है। वो अंतरिक्ष में फंस गए हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसे खतरे का सटीक चित्रण है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। 2023 में असल में चीनी स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल मलबे से टकराए थे, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है ISS, उसे तो पिछले दशक में 30 से ज्यादा बार अपना रास्ता बदलना पड़ा है, सिर्फ ऐसे आवारा टुकड़ों से बचने के लिए। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक लेख का गहरा विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि ये अंतरिक्ष का कचरा सिर्फ एक भौतिक खतरा नहीं, बल्कि ये कैसे एक आर्थिक और भू राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। और जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा GS पेपर 3 साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से बहुत जरूरी है। आज हम स्पेस इकोनॉमिक कोअर्जन यानी अंतरिक्ष आर्थिक दबाव की इस नई और पेचीदा दुनिया में उतरेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत के लिए आपका ये नजरिया एकदम सही है, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अक्सर रॉकेट और सितारों के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली खेल अब निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट या लियो में हो रहा है। और लियो अब कोई खाली जगह नहीं रही है, ये तो मतलब दिल्ली के पीक आवर ट्रैफिक जैसा होता जा रहा है। बस फर्क ये है कि यहाँ गाड़ियां 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा कारण है सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टेलेशन बनाने की होड़, जिसे खरबों डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हवा दे रही है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का जो आने वाला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वो भी इसी भीड़ भरे खतरनाक माहौल में काम करेगा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आखिर अंतरिक्ष में अचानक इतनी भीड़ क्यों बढ़ गई है? पिछले 10 सालों में ऐसा क्या बदल गया है? हमने स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों का जबरदस्त उभार देखा है। क्या सारा खेल वहीं से शुरू हुआ है? हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कंपनियों ने ये समझ लिया है कि असली पैसा विशाल सैटेलाइट नेटवर्क बनाने में है। आप स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स को देखिए, जिनका मकसद हजारों सैटेलाइट्स के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना है। एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरी आर्थिक चेन। इन कॉन्स्टेलेशंस के वजह से रॉकेट बनाने वाली कंपनियों को लगातार बिजनेस मिल रहा है। अच्छा। फिर कक्षा में इन हजारों सैटेलाइट्स को मैनेज करने वाली कंपनियों का काम बढ़ रहा है। इनसे जो डेटा मिल रहा है उसे प्रोसेस करने वाली एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। और आखिर में हम जैसे उपभोक्ता। हाँ, और आखिर में हम जैसे उपभोक्ता हैं जिन्हें बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है जो हर स्तर पर पैसा बना रही है। और जाहिर है, जहां इतना पैसा हो वहां बड़े निवेशक भी होंगे, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी। बिल्कुल। दुनिया की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्मों ने अंतरिक्ष को अगला बड़ा बाजार बताकर इसे इतना आकर्षक बना दिया है कि सरकारों से लेकर वेंचर कैपिटल फंड्स तक सब इसमें पैसा लगा रहे हैं। ये फंड उन कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं जो जल्दी से जल्दी रिटर्न देने का वादा करती हैं। और जल्दी रिटर्न का मतलब है जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करना। इस होड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन इस सारी होड़ में, इस रैट रेस में, क्या कोई सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता के बारे में सोच रहा है? क्या कोई इस ट्रैफिक को मैनेज करने की बात कर रहा है? बातें तो बहुत हो रही हैं। आपको बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में और कंपनियों के बोर्ड रूम्स में लकड़ी के सैटेलाइट, ग्रीन फ्यूल, साफ सुथरे प्रणोदन, ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर ये एक तरह का दिखावा है, जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि ये सब कोशिशें बेकार हैं? मतलब लकड़ी का सैटेलाइट बनाना या साफ ईंधन इस्तेमाल करना, क्या ये कुछ ना करने से बेहतर नहीं है? कम से कम एक शुरुआत तो है। आपका सवाल जायज है, और हाँ, कोई भी छोटा कदम कुछ न करने से बेहतर है।
पर ये असली समस्या से ध्यान भटकाने जैसा है। ये ऐसा है जैसे किसी शहर में ट्रैफिक जाम की भयंकर समस्या हो और हम कहें कि चलो हम गाड़ियों का रंग हरा कर देते हैं। इससे समस्या का मूल कारण हल नहीं होता। सही बात है। असली और बढ़ता हुआ संकट ये है कि LEO में मौजूद अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति, चाहे वो सैटेलाइट हो या स्पेस स्टेशन, धीरे धीरे बीमा न हो पाने लायक यानी अनइंश्योरेबल बनती जा रही है। यही वो टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है जिसे सब अनदेखा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बीमा वाला एंगल वाकई दिलचस्प है। मतलब जब कोई कार सड़क पर टकराती है तो बीमा कंपनी नुकसान भरती है। अंतरिक्ष में ये कैसे काम करता है? और अगर बीमा है तो फिर ये सब इतना बड़ा सिरदर्द क्यों है? कंपनियां बस बीमा खरीद लें और बात खत्म। काश ये इतना आसान होता। देखिए, स्पेस इंश्योरेंस एक बहुत ही खास और छोटा बाजार है। ज्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिका और यूरोप में हैं, जैसे एक्सा एक्सेल, म्यूनिक री, लॉयड्स ऑफ लंदन। ये कंपनियां किसी भी स्पेस मिशन के हर पड़ाव का बीमा करती हैं। मोटे तौर पर 4 तरह के बीमा होते हैं। 4 तरह के? हाँ, पहला प्री लॉन्च बीमा, जो सैटेलाइट के बनने से लेकर लॉन्च पैड तक पहुंचने के सफर को कवर करता है। दूसरा लॉन्च बीमा, जो मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा है, रॉकेट लॉन्च वाला। हाँ, रॉकेट के इंजन चालू होने से लेकर सैटेलाइट के कक्षा में पहुंचने तक। तीसरा ऑपरेशनल बीमा, जो कक्षा में सैटेलाइट की पूरी जिंदगी को कवर करता है। और चौथा थर्ड पार्टी बीमा। मतलब अगर आपके सैटेलाइट से किसी और को नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली। और ये बीमा इस पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना किसी भी कंपनी को पैसा, लॉन्च का स्लॉट या अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर मिलना लगभग नामुमकिन है। तो फिर पेच कहाँ है? अगर पूरा सिस्टम बना हुआ है तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है जोखिम के आकलन में, मतलब रिस्क असेसमेंट में। बीमा कंपनियां गणित और संभावनाओं पर काम करती हैं। वे अनुमान लगा सकती हैं कि एक रॉकेट के फेल होने की क्या संभावना है। लेकिन आप इस बात का अनुमान कैसे लगाएंगी कि अंतरिक्ष में तैरते लाखों करोड़ों टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा कब किस रफ्तार से आपके सैटेलाइट से टकरा जाएगा? 2009 में एक अमेरिकी कंपनी इरिडियम के चालू सैटेलाइट की टक्कर एक पुराने बंद पड़े रूसी सैटेलाइट से हो गई थी। हाँ, कॉस्मोस 2251 से। बिल्कुल। उस एक टक्कर ने 2000 से ज्यादा बड़े मलबे के टुकड़े पैदा कर दिए, जो आज भी घूम रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि हजारों नए सैटेलाइट्स के साथ ऐसी घटनाओं का खतरा कितना बढ़ गया है। मतलब बीमा कंपनियों के लिए ये एक ऐसा जुआ बन गया है जिसके नियम उन्हें पता ही नहीं है। बिल्कुल, और कोई भी कंपनी ऐसा जुआ नहीं खेलना चाहेगी। इसलिए अब वे सख्त कदम उठा रही हैं। सबसे पहले वे प्रीमियम, मतलब जो किश्त होती है, वो आसमान छूने तक बढ़ा रही हैं। अच्छा। दूसरा, वे अपनी पॉलिसियों में साफ साफ लिख रही हैं कि छोटे और ट्रैक न किए जा सकने वाले मलबे से होने वाले नुकसान को हम कवर नहीं करेंगे। तो फिर बीमा मिल किसको रहा है? अब बीमा सिर्फ उन कंपनियों को मिल रहा है जिनके सैटेलाइट्स में खतरे को भांपकर रास्ता बदलने की तकनीक है और जो मिशन खत्म होने पर खुद को कक्षा से हटाने की गारंटी देते हैं। कुछ बीमा कंपनियां तो सबसे ज्यादा भीड़ वाले ऑर्बिटल जोन से पूरी तरह बाहर निकल रही हैं। वे कह रही हैं, इस इलाके में हम किसी का बीमा नहीं करेंगे। अगर ये चलता रहा तो LEO जल्द ही एक अनइंश्योरेबल जोन बन जाएगा। वाह, मतलब ये एक ऐसा जाल है जिसमें छोटे खिलाड़ी खुद ब खुद फंसते चले जाते हैं और बड़े खिलाड़ी और मजबूत होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में सिर्फ वही कंपनियां अंतरिक्ष में टिक पाएंगी जिनके पास इतनी गहरी जेब हो कि वे बिना बीमा के भी काम कर सकें और नुकसान सह सकें। इसका भारत जैसी उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति पर क्या असर पड़ेगा? और यहीं से हम स्पेस इकोनॉमिक कोवर्जन यानी अंतरिक्ष आर्थिक दबाव की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ SpaceX या ब्लू ओरिजिन जैसी विशाल कंपनियां हैं, या फिर अमेरिका जैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि वे कुछ $100 मिलियन के सैटेलाइट के नुकसान को मतलब बट्टे खाते में डाल सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ छोटी स्टार्टअप कंपनियां हैं, या भारत जैसे देश जहां हर रुपया मायने रखता है। हम इस तरह का नुकसान आसानी से नहीं झेल सकते। लेकिन क्या ये वाकई एक सोची समझी रणनीति है या फिर ये सिर्फ अनियंत्रित पूंजीवाद का नतीजा है? हो सकता है बड़ी कंपनियां जानबूझकर छोटे खिलाड़ियों को बाहर नहीं करना चाहती हों, लेकिन उनके कामों का नतीजा यही निकल रहा हो। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब शायद दोनों के बीच में कहीं है।
हो सकता है कि कोई एक सीईओ ये सोचकर सैटेलाइट लॉन्च ना कर रहा हो कि इससे मैं छोटी कंपनियों को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां जोखिम लगातार बढ़ रहा हो, तो उसका फायदा हमेशा उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा जोखिम उठा सकता है। ये एक खतरनाक फीडबैक लूप बनाता है। इसे ऐसे समझिए, बीमा कम होता है तो कक्षा में खतरा बढ़ता है। हाँ, और बढ़ते खतरे के कारण बीमा और महंगा और दुर्लभ हो जाता है। इससे अंतरिक्ष में सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो बिना बीमा के काम करने का जोखिम उठा सकते हैं, जो अक्सर सुरक्षा पर कम ध्यान देते हैं। बिल्कुल, और इससे मलबा और टक्कर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस चक्र का अंत क्या है? इसका अंत 2 तरीकों से हो सकता है। एक है भौतिक अंत, जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। ये अंतरिक्ष में एक चेन रिएक्शन जैसा है, जहां एक टक्कर और टक्करों को जन्म देती है। हाँ। और वो टक्करें और मलबा पैदा करती हैं जब तक कि पूरी कक्षा एक मलबे के मैदान में न बदल जाए और किसी भी सैटेलाइट के लिए अनुपयोगी हो जाए। और दूसरा है आर्थिक अंत, जहां एलईओ बीमा अयोग्य यानी अनइंश्योरेबल हो जाता है। और दोनों का नतीजा एक ही है। नतीजा एक ही है, अंतरिक्ष तक पहुंच कुछ चुनिंदा अमीर और शक्तिशाली हाथों में सिमट कर रह जाती है। ये पहुंच को सीमित करने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। ये तो वाकई डरावना है। अब इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं। हम अपने अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत के सामने एक दोहरी चुनौती है जो शायद किसी और देश के सामने इस तरह से नहीं है। पहली है भौतिक चुनौती। हमें अपने स्टेशन को पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा फुर्तीला, अजाइल और मजबूत बनाना होगा ताकि वो इस बढ़ते मलबे के बीच अपना बचाव कर सके। इसके लिए बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम और बचाव की तकनीकें चाहिए होंगी। जैसे ISRO का प्रोजेक्ट नेत्र। हाँ, प्रोजेक्ट नेत्र इसी दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है जो मलबे पर नजर रखता है। लेकिन ये सिर्फ बचाव है। और दूसरी चुनौती? दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है। भारत को सिर्फ भौतिक मलबे से नहीं बल्कि इस वित्तीय अनइंश्योरेबिलिटी यानी बीमा अयोग्यता के तूफान से भी लड़ना होगा। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम अपने अरब डॉलर के स्टेशन को एक ऐसे माहौल में भेज सकते हैं जहां उसका बीमा कराना लगभग नामुमकिन हो। और अगर हम बीमा नहीं कराते तो क्या हम एक छोटी सी टक्कर से होने वाले भारी नुकसान को झेलने के लिए तैयार हैं? ये एक विरोधाभास है। एक तरफ हम अंतरिक्ष के लोकतंत्रीकरण मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस की बात करते हैं कि ये सबके लिए खुल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि एलईओ में असली खेल अब भौतिक और आर्थिक जोखिम बढ़ाकर दूसरों के लिए दरवाजे बंद करना बन गया है। ये एक नया ग्रेट गेम है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर खेला जा रहा है। तो चलिए आज की इस गहरी और थोड़ी चिंताजनक चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं। पहला, अंतरिक्ष का मलबा अब सिर्फ एक तकनीकी या पर्यावरण की समस्या नहीं है। दूसरा, ये गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर रहा है जिसके कारण लो अर्थ ऑर्बिट का बीमा कराना लगभग असंभव होता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्पेस इकोनॉमिक कोर्शन का एक नया रूप है जहां बड़े और अमीर खिलाड़ी जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें छोटे खिलाड़ियों का टिकना नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे अंतरिक्ष में जाना सस्ता हो रहा है, क्या हम पहुंच को रोकने का एक नया, ज्यादा चालाक तरीका देख रहे हैं जिसे हम आर्थिक बहिष्कार कह सकते हैं? क्या अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य इस पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन वहां पहुंच सकता है, बल्कि इस पर कि कौन उन जोखिमों के बीच वहां टिके रहने का खतरा उठा सकता है जिन्हें उन्होंने खुद पैदा नहीं किया? इस गहन विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? ये ORF में प्रकाशित लेख पर आधारित एक आलोचनात्मक चर्चा थी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय पर और बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। UPSC और अंतरिक्ष नीति से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए इस शो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।